प्यारे बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, आप कक्षा 7 में हैं, विज्ञान की कक्षा में हैं और इसमें हम पाठ्य पुस्तक में अध्याय 1 कर रहे हैं बच्चों। और पाठ्य पुस्तक का नाम है जिज्ञासा 2। यानी ये विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक आई है। पूरे पाठ जो हैं इसमें चेंज होके आए हैं। तो इसमें अध्याय 1 कर रहे हैं बच्चों। हम अध्याय 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। कक्षा 7 रहेगी, जिज्ञासा भाग 2 और पाठ 1 है इसमें। तो इस पाठ से संबंधित मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं बच्चों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने पहले 3 पेज कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो ऊपर दिया गया लिंक है, वो दबा के आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम इस अध्याय का दूसरा पाठ कर रहे हैं और इसमें पेज नंबर 4 से 6 तक पेज हम करेंगे। तो ये पहले 3 पेज हम इसमें कर चुके हैं बच्चों। आज हम यहाँ से करते हैं। तो हमने परिवर्तन के बारे में इसके पीछे बात हो रही थी कि ये परिवर्तन हमारे आसपास के केवल उन्हीं पदार्थों में नहीं होते जिन्हें हम देख पाते हैं, अपितु ये परिवर्तन जल आदि में भी होते हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। विशेषकर विद्यालय के मध्य स्तर की आयु के में शरीर में तीव्रता से परिवर्तन होते हैं। यानी जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी परिवर्तन होते हैं। तो ये परिवर्तन जो होते हैं केवल उन्हीं पदार्थों में नहीं होते जिन्हें हम देख पाते हैं, यानी उन पदार्थों में भी होते हैं जिनको हम नहीं देख पाते। और जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे जब बच्चे छोटी कक्षा में होते हैं तो वो छोटे होता है उनका शरीर का और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है तो वो बड़े होते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इन प्रश्नों की हम बात करेंगे आगे अगले पाठों में। जीवन के लिए मनुष्य में ही नहीं अपितु जंतुओं में भी जैविक प्रक्रम आवश्यक होते हैं। यानी दूसरे जीव जंतुओं को भी आपने देखा होगा कि जैसे कुत्ते का बच्चा होता है, पिल्ला बोलते हैं जिसे, जब वो जन्म लेता है वो छोटा सा होता है, फिर वो भी धीरे धीरे बड़ा होता है। शारीरिक वृद्धि के लिए हमें श्वसन, श्वसन का मतलब है यानी शरीर, हमारा शरीर कैसे बढ़ता है, उसके लिए हमें श्वसन करना पड़ता है बच्चों। श्वसन का मतलब सांस लेता है। भोजन की आवश्यकता भी होती है, यानी हमें भोजन भी करना पड़ता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा बच्चों। ये विज्ञान है, विज्ञान की जिज्ञासा की पाठ्य पुस्तक 2 है। इसमें आप अच्छे से ये पाठ जरूर समझें, वीडियो अंत तक जरूर देखें बच्चों, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अगर आप एक एक शब्द को अच्छे से समझोगे जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको 100% अंक जरूर मिलेंगे। तो देखिए, और आप अच्छे वैज्ञानिक बनोगे, कुछ ना कुछ खोज जरूर कर पाओगे आप, जब आप ये लेसन पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे। क्योंकि पाठ्य पुस्तक तो पढ़नी जरूरी होती है बच्चों। तो ऐसा क्यों होता है, जीवन के लिए मनुष्य में ही नहीं अपितु जंतुओं में भी जैविक प्रक्रम आवश्यक है। शारीरिक वृद्धि के लिए हमें श्वसन, सांस लेना पड़ता है, भोजन को पचाना पड़ता है, भोजन खाना भी पड़ता है। भोजन से पोषक तत्व रक्त द्वारा पूरे शरीर में भी जाते हैं, ये भी हम विज्ञान ही हमें बताती है बच्चों। इस प्रकार अन्य प्रक्रम भी होते हैं, परंतु ऐसा केवल जंतुओं में ही क्यों होता है? क्या पौधों को वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती? तो ये आप बताएं। वैसे अगले पाठों में हम पढ़ेंगे वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे, क्या वे भी सांस लेते हैं? कैसे कैसे लेते हैं? अगर वो सांस लेते हैं, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, हमारे इस ग्रह ने उन्हें सुंदर और सुविधा सावधानी पूर्वक संतुलित करना सीख लिया। यानी जैसे जैसे इस धरती पे जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन आगे आगे बढ़ता गया, तो इस ग्रह ने उन इसे
सुंदर और सावधानी पूर्वक संतुलित करना सीख लिया है। अच्छा समय क्या होता है? यानी अच्छा समय कब आता है? क्या दीवार पर टंगी घड़ी और कलाई पर बंधी घड़ी ऐसे समय बताती है, और यह कैसे बताती है? यानी जो दीवार घड़ी होती है बच्चों, उसमें ही हम समय देखते हैं, या हमारे हाथ पे बंधी हुई घड़ी होती है, या मोबाइल होता है, तो उससे भी हम समय देखते हैं। हम सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं और रात को सोने की तैयारी करते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि हम समय को कैसे मापते हैं, और कोई क्रियाएं कितनी तीव्रता से होती हैं? विद्युत से चलने वाली घड़ियां और डिजिटल घड़ियों के युग में बहुत पहले प्रारंभ से में सूर्य मनुष्य सूर्य के कारण बनने वाली वस्तुओं की परछाई को देखते थे और परछाई की स्थिति देखकर समय बताते थे। यानी अब तो हम क्या करते हैं, घड़ियों में देखते हैं, डिजिटल घड़ियां हैं, मोबाइल हैं, लेकिन जब ये नहीं थी ना, तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी थे जैसे, तो वो सूर्य की किरणों को, सूर्य की स्थिति को देख के, सूर्य की परछाई से बनने वाली परछाई को देखते हुए बता देते थे कि क्या समय हुआ है। प्रकाश और परछाइयाँ केवल छाया, पुतली अथवा समय बताने के लिए ही प्रयोग नहीं होती थी। यानी ये परछाइयाँ केवल समय देखने के लिए ही उपयोग नहीं करते थे वो, अपितु प्रकाश हमें देखने में भी सहायता करता है। यानी प्रकाश केवल हमें समय ही नहीं बताता, वो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखने में हमारी सहायता करता है। वर्तमान में हमने प्रकाश उत्पन्न करने की अनेक विधियां विकसित कर ली हैं, जिससे हम रात में सूर्य के प्रकाश के बिना भी किसी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रकाश की प्रकृति के विषय में प्रश्न पूछने से हमें उस ब्रह्मांड की एक गहरी समझ प्राप्त हुई है, जिससे हम रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। यानी ये जो ग्रह है, हम धरती है, धरती के ऊपर हम रहते हैं, तो इस ग्रह की हमने समझ प्राप्त कर ली है प्रकाश के कारण ही। प्रकाश और परछाई केवल घर में हमारे आसपास की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं, यद्यपि इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। यानी इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, प्रकाश और छायाओं के बारे में, कि वस्तुएं कैसे बनती हैं, वस्तुएं छायाएं कैसे बनाती हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की भी परछाई बनती है बच्चों, जिससे ग्रहण जैसी रोचक परिघटनाएं होती हैं। दिन और रात होते हैं, जो सूर्य के से प्राप्त प्रकाश को निर्धारित होते हैं। इन सभी को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है। यानी पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूमती है बच्चों, गोल गोल घूमती है वो, जैसे पंखा घूम रहा है ना अपने उस पाइप के ऊपर, तो वैसे ही पृथ्वी भी घूमती है। चंद्रमा किस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन सभी प्रभाव इन सभी का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, इन सब से आपका सिर अवश्य चकरा जा गया होगा, कि फिर भी आप इनके विषय में विचार कीजिए। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिस अद्भुत संसार में हम रहते हैं, उससे हम अचंभित भी हो सकते हैं। यानी जो भी चीज़ें हम देखते हैं ना रोज, तो उनके बारे में भी हम सोच के अचंभित हो सकते हैं कि ये क्या हो रहा है बच्चों, ये क्यों हो रहा है। इसके बाद के अध्यायों में आप सामान्य अवलोकन करेंगे। यानी अगले अध्यायों में हम पढ़ेंगे, कुछ रोचक प्रयोग भी करेंगे, इस विषयों का पर गहनता से विचार भी करेंगे। जो भी प्रयोग करेंगे उसी के ऊपर हम गहनता से विचार करेंगे, जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक अध्याय आपके पहले से ज्ञात ज्ञान पर आधारित है। यानी जो बातें आपको पहले से पता है ना, उन्हीं के ऊपर आधारित है सभी पाठ।
और ये आपको प्रश्न पूछने, खोज करने, व्यावहारिक प्रयोग करने और एक वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप पाएंगे कि जो प्रयोग हमारे विचार से होने वाली घटना की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं, वे भी कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को जन्म दे सकते हैं। यानी जो भी हम प्रयोग करेंगे, जैसे ये जल से भरा हुआ गिलास है, इसमें से ये लेजर लाइट गुजर रही है, तो ये सीधी गुजर जाती है, तो ये सीधी क्यों गुजर जाती है? और कई जगह प्रकाश टेढ़ा भी जाता है इसमें। तो ये इस तरह के कई प्रश्न आ जाते हैं। जो भी प्रयोग हम करते हैं, उस वो घटना भी अनेक प्रश्न हमारे लिए छोड़ जाती है। उनके लिए अधिक प्रयोग हमें करने पड़ते हैं और अधिक प्रश्नों की आवश्यकता हो सकती है। तो ये सभी बातें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रयोग करेंगे बच्चों काफ़ी सारे। अब एक क्रियाकलाप है, उत्तरों के प्रश्न बताएं। विद्यालय में अथवा परीक्षाओं में आपको प्राय प्रश्न दिए जाते हैं। यानी जब भी विद्यालय में परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें आपको प्रश्न पेपर दिया जाता है, प्रश्न पत्र दिया जाता है और आपसे उनके उत्तर देने की अपेक्षा रखी जाती है। आइए हम इस प्रक्रिया को उल्ट देते हैं। यानी अब हम क्या करें, पहले आपको उत्तर देंगे, फिर आपको प्रश्न देने पड़ेंगे। यानी इसको उल्टा करना है। परीक्षाओं में तो हमें प्रश्न दिए जाते हैं, हमें उत्तर देने पड़ते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को उल्टा कर देते हैं, वैज्ञानिक की तरह हम सोचेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या करेंगे। देखिए, इसके लिए एक रोचक प्रश्न पूछना भी महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देते, अपितु वे अद्भुत प्रश्न भी पूछते हैं। आपको याद होगा कि गत वर्ष हमने कहा था, बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना भी आवश्यक है। यानी जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं ना कक्षा में अध्यापक से, वही बच्चे बुद्धिमान बनते हैं। जो बच्चे प्रश्न ही नहीं पूछते, वो कभी बुद्धिमान नहीं होते। तो इसलिए आप हमेशा अपने अध्यापक से प्रश्न पूछें, तभी आप बुद्धिमान समझे जाओगे। अगर आप प्रश्न नहीं पूछते, तो इसका मतलब आपके पास बुद्धि नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें, जो भी प्रश्न आपके मन में आए तो वो ज़रूर पूछें बच्चों, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। नीचे लिखे गए उत्तरों को देखिए और आपका कार्य ऐसे प्रश्नों का और परिस्थितियों का निर्माण करना है जो अत्यंत जिज्ञासु, रचनात्मक, रोचक हों। आपको प्रदत्त उत्तरों की ओर ले जा सके। कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता। यानी आपको नीचे ना उत्तर दिए होंगे बच्चों, आपने उनके प्रश्न बनाने हैं अपनी मर्जी से, जिसका वो उत्तर हो सकता है जो पहले से दिया गया है। अतः अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दीजिए। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो बच्चों, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस तरह से अभ्यास से आप बहुत अधिक परिचित नहीं हैं। यानी इस तरह का अभ्यास आपने पहले नहीं किया होगा कि आपको पहले से उत्तर दे दिया गया और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अतः आपकी सहायता के लिए यहाँ एक उदाहरण भी दिया जाता है। मान लीजिए कि आपका उत्तर है, इसे ठीक आधा कर दो। यानी आपका उत्तर है, इसे ठीक आधा कर दो। यह किस प्रश्न का उत्तर हो सकता है? इसके लिए अनेक उत्तर हो सकते हैं बच्चों। जैसे, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमने तरबूज का बराबर भाग प्राप्त हो? यानी दो बच्चे हैं, जैसे एक मेरा दोस्त है, एक मैं है, तो हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास एक तरबूज है कि दोनों को बराबर भाग प्राप्त हो। तो उसका उत्तर दिया कि इसे ठीक आधा कर दो। यानी इसको आधा काट दो, तो आधा आधा भाग हमें मिल जाएगा। या मेरा निबंध विस्तृत है, मैं इसे लिफाफे में नहीं रख सकती, अतः मैं इतने लंबे गीत पर नृत्य नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब कोई बच्चा कह रहा है
अब किसी को तरबूज खाने की इच्छा थी तो तरबूज से संबंधित उसने प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, उसी प्रकार से कोई बच्चा नृत्य कर रहा है, निबंध लिख रहा है, तो इतने लंबे गीत का नृत्य नहीं कर सकती। ये सभी परिस्थितियां एक दूसरे से अलग हैं। तो आइए देखते हैं कि आप किस प्रकार के रचनात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अब आपने प्रश्न देखना है, पूछना है कि ये है, ये देखिए। अब प्रश्न है जैसे ये खाली स्थान पड़ा है, इसका उत्तर है बस थोड़ा दूध डालो, बस थोड़ा दूध डालें। ठीक है, अब इसके अनेक प्रश्न हो सकते हैं। जैसे आप आपकी मम्मी पूछ रही हो आपसे, बेटा गिलास में कितना दूध दूध डालूं, तो आपने उसका उत्तर दिया बस थोड़ा दूध डालें। या आप प्रश्न पूछ रहे हो, जैसे आप खीर बना रहे हो सपोज करो, तो आप पूछोगे मम्मी इसमें चावल में कितना दूध डालें कि अच्छी खीर बने, तो उन्होंने कहा होगा बस थोड़ा दूध डालें। या कुछ और भी प्रश्न हो सकता है। ठीक है, या आपसे पूछें इस बर्तन में कितना दूध डालें, तो आपने उत्तर दिया थोड़ा दूध डालें। तो इस तरह से आप कोई भी अपना प्रश्न बनाएं तो आपका ये उत्तर हो। फिर उसके बाद क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे, तो आप कोई भी प्रश्न बना सकते हो कि बिल्ली के दांत क्यों टूट गए, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। ठीक है, या आप कह सकते हो कि बिल्ली क्यों नहीं मुस्कुरा रही थी, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे, ताकि उसके टेढ़े दांत किसी को ना दिखें। ठीक है, और भी कोई आप अपनी पसंद का प्रश्न बना सकते हो। अगला उत्तर है जैसे घबराइए मत मेरे पास तौलिए हैं, घबराइए मत मेरे पास तौलिया है। तो अब इसका उत्तर क्या बन सकता है। अब सपोज करो कि आप नहा रहे हो और आप बिना तौलिए के नहा रहे हो अंदर वॉशरूम में। अब आप क्या कहोगे, आप घबरा गए हो कि मैं अब बिना तौलिए के बाहर कैसे आऊँ। तो आपकी मम्मी आपको बोलती है बेटा घबराइए मत मेरे पास तौलिया है। तो आप घबराते हुए प्रश्न पूछोगे मम्मी मेरे पास तौलिया नहीं है, तो आपकी मम्मी बोलेगी घबराइए मत मेरे पास तौलिया है, मैं अभी आपको दे देती हूँ। तो उसी प्रकार से आप और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हम पेड़ से फल तोड़ रहे हैं, तो आपने पूछा कि हमने फल तो तोड़ लिए लेकिन हम इसको डालेंगे किसमें। तो आपका दोस्त बोलता है घबराइए मत मेरे पास तौलिया है ना, हम इसमें फलों को तोड़ के रख लेंगे। तो इस तरह से आप उत्तर का प्रश्न। अब ये देखो 42 उत्तर है, 42 उत्तर है। तो आप प्रश्न क्या बनाओगे, आप जैसे कुछ भी प्रश्न बना सकते हो। आप प्रश्न पूछ सकते हो अगर हम 40 में 2 जोड़ दें तो कितना उत्तर आएगा, तो 42 आएगा। या 6 को 7 से गुना कर दें तो कितना उत्तर आएगा, 42 आएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे 32 में 10 जोड़ दिया कितना होगा, तो वो 42 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने अनेक उत्तर बना सकते हो बच्चों। तो ये आप खुद बनाएंगे उत्तर। ठीक है, तो कृपया अधिक रोचक प्रश्न पूछिए किंतु पूर्व अनुमानित प्रश्न न पूछें। जैसे 32 जमा 10 कितना होता है और जीवन ब्रह्मांड इत्यादि का नाम। यानी आपने ऐसे प्रश्न पूछने हैं इनमें से जो बिल्कुल नए हों। आप अपने आप सोच के बनाएं। आपका कोई भी प्रश्न उत्तर, जो भी प्रश्न है ना आपका, कोई भी गलत नहीं होता बच्चों। क्योंकि आप पता नहीं किस के अनुसार ये उत्तर देख रहे हो, तो वो उसके अनुसार आपका प्रश्न होगा। तो प्रश्न अपने आपके होने चाहिए। अच्छा, इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर डालें। ठीक है, देखूंगा मैं कि आपके प्रश्न कैसे हैं। ठीक है,
क्योंकि आपके नए नए प्रश्नों से हमें नई नई बातें हमें भी सीखने को मिलती हैं बच्चों। एक अध्यापक भी ना बच्चों से बहुत कुछ सीखता है, खाली बच्चे ही अध्यापक से नहीं सीखते। तो चलिए हम इस तितली की तरह उड़ें और उड़ते हुए इन प्रश्नों के उत्तर दें बच्चों। और प्रश्नों के उत्तर देते हुए फिर हम ये भी सोचते हैं, जैसे ये देखो ये कैसे इसने रस्सी को बांधा हुआ है बच्चों। तो उसी प्रकार से हमें भी इस विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के साथ बंध जाना है, तभी हम कुछ नई बातें सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पूरा अध्याय कर लिया बच्चों। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम अध्याय 2 करेंगे। उसके लिए आप तैयार रहें बच्चों। और जो ये प्रश्न आपको बोले हैं, तो इस तरह के ये प्रयोग हम बहुत सारे करेंगे बच्चों। और जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रयोग दिए गए हैं ना, उनकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, सभी बातें आपके क्लियर हो जाएं बच्चों। ठीक है। तो बच्चों आपका एक ही काम है कि आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कर दें। और हाँ, जो बात आपको ना समझ में आए तो उसे कमेंट जरूर डालें, कमेंट में उसको डाल दें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई कक्षा में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।